बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के बाद काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसका फार्मूला एक्सप्लेन कर दें, वो समझ नहीं आ रहा। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती है। व्हाट इज़ व्हाट इट इज़ एंड हाउ यू कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट होती हैं वो तो बड़ी सिंपल है जी। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। मीन दूसरे अल्फाज में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो फर्दर हम उसको ज़रा थोड़ी डिटेल में देखते हैं कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको हम लेस करते हैं और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको हम ऑनर इक्विटी में प्लस कर रहे होते हैं। तो ऑनर अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? The accounting equation states that a company's total assets are equal to the sum of total liabilities and its shareholder equities। मीन आपका कैपिटल और आपकी लाइबिलिटी का जो टोटल है, अगर इन दोनों का हम कंबाइन करें तो वो हमारे टोटल एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन को मैंने आपको फॉर्मूले में भी पहले दिखाया। अब इसके अंदर एसेट्स कौन कौन से होते हैं और लाइबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं उसको हम एक एक नज़र मारते हैं। एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स हैं जी और नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट के अंदर कैश और बैंक बैलेंसेस हैं। कैश इन हैंड और बैंक के अंदर जितना आपका बैलेंसेस पड़ा हुआ है वो उसका एक पार्ट है, करंट एसेट्स है। आपने लोगों को एडवांसेस दिए हुए हैं, आपने लोगों से परचेज किए, उन्होंने सेल टैक्स चार्ज किया हो तो वो भी आपके एडवांसेस का पार्ट है, रिसीवेबल का पार्ट है। डिपॉजिट्स हैं, आपने कोई अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दी हुई है, मीन बिल्डिंग की कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं वो रेंटल बिल्डिंग है और उसके ऊपर आपने सिक्योरिटी दी हुई है तो वो भी आपके करंट एसेट्स का पार्ट है। प्री पेमेंट्स, आपने कुछ इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसकी पेमेंट्स आप एडवांस में देते हो। आपके ट्रेड रिसीवेबल, जो चीज़ आप बिजनेस के अंदर सेल कर रहे हो क्रेडिट के ऊपर, उनकी कोई ना कोई अमाउंट आप रिसीव करते हो तो ट्रेड रिसीवेबल भी उसका पार्ट है। आपका स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक जो है कट ऑफ डेट के ऊपर, मीन 30 जून के ऊपर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आपके करंट एसेट्स का पार्ट है। तो करंट एसेट्स आपके इन एरिया में कवर हो जाते हैं। अब आ जाए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया था कि ऐसे एसेट जो 12 महीनों से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर एंड एसेसरीज हैं, सो ऑन। ये ऐसे एरियाज हैं जो आपको 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे होती हैं। और सेम करंट एसेट जो विद इन ईयर रिजॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमारी टेंशन होती है कि 1 साल के अंदर बेनिफिट देंगे और उसके बाद उनकी नेचर, वो इवन आपको साल के अंदर पैसे नहीं भी मिलते बट उनकी नेचर 1 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व होने वाली है। आगे आ जाए जी, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? Liabilities are debts that companies owns and costs that it needs to pay in order to keep the companies running। Liabilities ऐसी अमाउंट्स हैं, ऐसी जिम्मेदारियां हैं कंपनी की जो कंपनी को पे करनी है ताकि उसका बिजनेस फाइनेंशियली ईजिली मूव कर सके। फॉर एग्जांपल, हम वेंडर से क्रेडिट पे अमाउंट लेते हैं, क्रेडिट पे परचेजेस लेते हैं, तो जो क्रेडिट पे परचेज कर रहे होते हैं वो हमारी करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। मैंने क्रेडिटर्स का नाम दिया है, इसको सप्लायर्स भी बोलते हैं, इसको वेंडर्स भी बोलते हैं। अक्रूड लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज अक्रूड लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिनका हम बेनिफिट ले चुके होते हैं बट हमने स्टिल अभी पे नहीं की होती। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी बिल्स हैं, हम पूरा महीना हम उनको एंजॉय करते हैं और नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे होते हैं। सैलरीज हैं, हम पूरा महीना एम्प्लॉइज को फ्री में एंजॉय करते हैं और नेक्स्ट मंथ में उनको पे कर रहे होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पूरा महीना हम नहीं देते बट नेक्स्ट मंथ में हम उनको पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी अदर पेबल्स। वेंड मेन्यू के अलावा, मेन कोर्स बिजनेस के अलावा जो पैसे आपके रिसीवेबल होते हैं, पेबल होते हैं, उनको हम अदर पेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गाड़ियों का काम है, आप गाड़ियाँ सेल परचेज करते हैं और आपको आपका जनरेटर ख़राब हो गया और आपने उसको सेल करना है, तो या आपने जनरेटर परचेज करना है जबकि आपका जनरेटर का काम नहीं है, आपने उसको यूज़ करने के लिए परचेज करना है, तो वो जो पेबल है वो अदर पेबल कहलाएगा। आपके रेंट हैं, बिल्डिंग के रेंट हैं, उनको आपने मंथली पे करना होता है, वो आपके अदर पेबल कहलाएंगे। तो अदर पेबल बिजनेस जो आपके वेंडर्स होते हैं उनको नहीं कहा जाता,
जो आपका कोर्स ऑफ बिजनेस है उसके रिलेटेड कोई लाइबिलिटी होती है तो वो लाइबिलिटी सप्लायर और क्रेडिटर के अंदर मर्ज होती है। उसके अलावा जितनी लाइबिलिटीज़ हैं जिनके साथ आप कभी कभार ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फिमिगेशन करवाते हैं, स्प्रे करवाते हैं, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए क्लीनिंग करवाते हैं, तो आपकी वो अदर पेएबल है, आपका कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर आपका बिजनेस ही वही है तो फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी कंपनी हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टाफ फूड देते हैं, खाना देते हैं, तो उसको जो पे कर रहे हैं फिर वो अदर पेएबल होगा। तो नेक्स्ट ये है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सेम वही फार्मूला जो हमने एसेट में लगाया था कि एक साल से ज़्यादा अगर कोई एसेट असासा आपको बेनिफिट देता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक एसी का जिक्र किया था, फैन का किया था, और व्हीकल का किया था, कंप्यूटर्स का किया था। सेम इसी तरह एक साल से ज़्यादा अगर आपकी लाइबिलिटी है जिसकी नेचर एक साल से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी बैंक से कंपनी ने लोन लिया है और वो 3 साल में पे होना है, तो इट मीन वो एक साल से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी कहलाएगी। और सेकंड है आपने गाड़ी लीज करवाई है 3 इयर्स पे या 5 इयर्स पे, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, वो भी एक साल से ज़्यादा की लाइबिलिटी है, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म में कंसीडर होगी। अच्छा, हमने एसेट डिस्कस कर लिए, हमने लाइबिलिटी डिस्कस कर ली। ऑनर इक्विटी या कैपिटल या शेयर होल्डर इक्विटी, बेसिकली शेयर होल्डर वर्ड यूज होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल लिमिटेड लाइबिलिटी कौन सी कंपनीज होती हैं? जिनके शेयर्स मार्केट में सेल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज होते हैं। फॉर एग्जांपल पीएसओ है, हमारे बैंक है, ये सारी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। उसमें एक ओनर नहीं होता, जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं वो उतना ही उसका मालिक होता है, और आफ्टर ऑडिट जो प्रॉफिट आता है, जो डिविडेंड आता है, वो उनको पे ऑर्डर बन के कोरियर मिल जाते हैं। जो आपका कैपिटल होता है, दी शेयर होल्डर्स इक्विटी नंबर्स इज कंपनीज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आपने जरा गौर कीजिएगा, दी शेयर होल्डर्स इक्विटी नंबर इज द कंपनीज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। जो आपके टोटल असासा जो आता है उसमें से अपनी लाइबिलिटीज निकाल दे तो वो आपका कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल अकाउंट के नीचे हमेशा रिटेन अर्निंग होता है, जिसको हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या लॉस भी बोलते हैं। इस अकाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मर्ज होता है। आपका प्रॉफिट या लॉस कट ऑफ डेट के ऊपर मर्ज होके या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और उसमें जो फिगर निकलती है वो कैपिटल को डायरेक्टली हिट करती है। अगर वो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और अगर वो लॉस होता है तो कैपिटल को डिक्रीज कर देते हैं। तो रिटेन अर्निंग बेसिकली वो एंड पॉइंट है जहां से आपका पी एंड एल की अमाउंट प्रॉफिट या लॉस की सूरत में इसके अंदर आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। ये हर साल 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड पे जाके 0 हो जाते हैं, और अगले साल फिर दोबारा 0 से स्टार्ट होते हैं। इनका कोई ओपनिंग बैलेंस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल जुलाई को अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट किया तो सेल और मेरे एक्सपेंसेस का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। जब मैंने 30 जून पे आना है और नेक्स्ट ऑडिट पीरियड की स्टार्ट लेना जुलाई से, तो हमारा 30 जून वहीं पे क्लोज हो जाएगा पी&एल का, और आगे ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट या लॉस उसकी सेल एक्सपेंसेस लेस करने के बाद प्रॉफिट या लॉस आता है, वो बैलेंस शीट में कैपिटल के अंडर रिटेन अर्निंग में मर्ज हो जाता है। तो ये सिलसिला इस तरह चलता है। बैलेंस शीट के अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं जो कि लाइफ टाइम चलते रहते हैं जब तक वो नील नहीं होते। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो अकाउंट है वो नॉमिनल होते हैं। उनमें क्या क्या है? आपकी सेल है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं, और आपका इनकम टैक्स है। और बैलेंस शीट मैं आपको बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऑनर इक्विटी होती है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फर्दर को कन्फ्यूज होना तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।